उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, इस इलाके में वैसे तो मैं पहले भी कई बार आया हूं, श्रमथा नहीं आया हूंगा, लेकिन सोना विधानसभा की कई मेरी रैलियां हुई हैं। जितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व उत्साह शायद पहले नहीं देखने को मिला। और उत्साह का एक कारण भी हो सकता है। ये ठीक है कि इस इलाके में आए हैं, विधानसभा की कुछ मांगे रखी हैं, उन मांगों को मानने के लिए किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही। मेरी एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके जाऊंगा ही। लेकिन आज तो जिस अवसर पर इकट्ठे हुए, वो शख्सियत, इतिहास की शख्सियत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी, वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए। वहां तक मुकाबला किया। कहते हैं उनकी जो सीमा थी, उस सीमा को खुद नहीं तय करते थे, बल्कि अगर मैं चार पंक्तियां बोल के बताऊं तो उनकी सीमा कहां तक होती थी? द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। उनकी सीमा, उनका भाला तय करता था। और भाला उस समय एक भाले का अलग स्वरूप होता था, लेकिन आज लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में उन हथियारों का काम वैसा भाला तो नहीं करते थे, क्योंकि हम आजाद देश में हैं, स्वाधीनता हमने प्राप्त कर ली है। लेकिन युद्ध उसी प्रकार के आज भी चल रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां हैं, विकास के पथ पर हमने आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए हथियार, आज का हथियार वो भाला नहीं है, बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, बल्कि वो हथियार जनमत है, जनमत। और ये जनमत सामने जो बैठा है, ये हथियार है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं, मुझे आज का आशीर्वाद मिला है। एक आशीर्वाद मुझे 2 दिन पहले, जिसकी चर्चा यहां कई वक्ताओं ने की है, लगातार हम 7 साल से काम में लगे हैं। जो आकांक्षा हमारी 2014 के चुनाव से पहले हमने पाली थी, जिस बात को हमने कहा था, जिस वायदे को हमने किया था, उसको पूरा करने के लिए अनेकों काम, अनेकों योजनाएं ये हमने शुरू की थी। लगता था पता नहीं हमारी दिशा ठीक है कि नहीं है। कभी कभी एक आध जगह हमको टिप्पणी सुनने को मिलती थी, अच्छा कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, ई गवर्नेंस चल रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है। फिर भी कहीं ना कहीं लगता था इस दिशा में पता नहीं और भी कोई बात चल रहा है कि नहीं चल रहा, या हम ही दबादब लगे हुए हैं। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 50 साल में ऐसी सरकार नहीं देखी थी जैसे इन 7 साल में देखी है एक ईमानदाराना सरकार, और ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाते हैं जिसका बहुत से अन्य प्रांत भी उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपने यहां लागू करते हैं। और उन्होंने तो एक और बड़ी बात भी कही, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कि बहुत सी हमारी हरियाणा प्रांत की योजनाएं तो केंद्र सरकार लागू कर देती है अपने आप। उनको अच्छा लगता है कि योजना अच्छी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आपको अनुभव आया होगा, हम गांव के लोग हैं, लाल डोरा हमने सुना है। लाल डोरे की अंदर की जमीन की कोई कीमत नहीं होती थी। हमारा मकान वो पंचायती जमीन माना जाता था, ये पंचायती जमीन है, हमारा अधिकार नहीं होता था। हमने कहा नहीं,
ये अंग्रेजों ने वो लाल डोरा भेजा था। लाल डोरा का मतलब सरकार इसके अंदर कदम नहीं रख सकती। अगर सरकार कदम नहीं रखेगी, इसकी मान्यता नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी को कौन सुरक्षित हमारे नाम समझेगा? कभी झगड़ा होगा, बैंक उसके लिए लोन नहीं देगा। हम स्वाभिमान से ये कह नहीं सकते कि घर मेरा है, क्योंकि जमीन पंचायत के नाम। हमने क्या किया? हमने कहा उस लाल डोरा को खत्म कर दो। जो जहां बैठा है पंचायत एक बार उसका सीमांकन करके उसकी रजिस्ट्री उस आदमी के नाम करा दे। अब वो जमीन पंचायत की नहीं रहेगी, वो उस मालिक की होगी जो वहां बैठा है, जिसका घर है। आज 6700 गांव में लगभग 5500 गांव के अंदर ये लाल डोरा समाप्त करके हमने रजिस्ट्रियां करा दी। लगातार हो रही है। आपके गांव में रजिस्ट्रियां हुई कि नहीं हुई? जिनके गांव में हो गई है जरा हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं अभी, लेकिन फिर भी बाकी हैं। जो बाकी है उनकी सबकी होंगी लाल डोरा के अंदर भी। और ये योजना स्वामित्व योजना बना करके, और प्रधानमंत्री जी ने जितने प्रांत है जहां ऐसी व्यवस्था लाल डोरे के, सबको कह दिया कि इस योजना को लागू करो स्वाभिमान से। और बहुत योजनाएं, लेकिन कुल मिलाकर उस बात पर मैं बाद में आऊंगा कि हमने क्या क्या योजना लागू करी हैं। मैं तो इतना अपने सरकार के बारे में कह सकता हूं कि पहले जो मुख्यमंत्री आते थे, वो मुख्यमंत्री हर कोई अपने अपने इलाके की प्राथमिकता तय करता था। ये मेरा जिला है, ये मेरा गांव शहर है, ये मेरा विधानसभा का इलाका है। वो मुख्यमंत्री उसी एरिया तक सीमित रहता था। लेकिन हमने 1914 में कहा था, चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि अगर हमको सरकार चलानी है तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव से चलेंगे। लगातार ये विधानसभाएं आगे कार्यक्रम हमारे होंगे, और जो आपकी अपेक्षा है, आपकी कठिनाई है, आपकी डिमांड है, उसको यथासंभव सबको पूरा करेंगे, सबको पूरा करेंगे, दिक्कत मत करेंगे। तो मित्रों, सोना में जो विकास की लहर है, ये विकास की लहर अपने आप भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से भी कुछ शुरू हुई है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां हमारे रोड्स और रेलवे का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बनने जा रहा है कि अगर मैं आपको जो बताऊंगा कि कितनी बातें यहाँ पूरा आपको पता होगा ही। लेकिन यहाँ 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर से या इसके बाजू से जो निकल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कुंडली मानेसर पलवल, ये अभी सड़क बनी है 2 साल 1.5 साल पहले। इस कुंडली मानेसर पलवल का बहुत बड़ा योगदान विकास का इस इलाके के लिए होगा। ऐसे उसी रूट के ऊपर एक रेलवे, ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी, वो इस रोड के साथ साथ होगी। अब आपको चंडीगढ़ जाने के लिए शताब्दी दिल्ली से नहीं पकड़नी पड़ेगी, बल्कि इसी रोड पे आपको स्टेशन मिलेगा, सीधा शताब्दी से आप दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। तो चंडीगढ़ का रास्ता इन मार्गों से बहुत आपका आसान हुआ है। ऐसे में कहूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितनी दूर है यहां से? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर? आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अरे 5 हो 10 हो, यानी इतना नजदीक से दिल्ली से मुंबई का रेलवे कॉरिडोर। अब इस मार्ग से जो उद्योग लगेंगे, इस मार्ग पर जो सामान जाएगा मुंबई तक, पहले 2-2 दिन सामान पहुंचता था, अब मात्र 8 घंटे 9 घंटे में गाड़ी यहां से मुंबई पहुंचेगी सामान लेकर के। यहां से सब्जियां भी मुंबई भेज सकते हैं आप। ताजी सब्जियां जो यहां से लदेंगी 5-6 घंटे में खराब नहीं होती है, सीधी मुंबई जाके उतरेंगी। और अगर विदेश के लिए एक्सपोर्ट का मामला सब्जियों का खुल गया तो ये पोर्ट से वहां से विदेश भी जाएंगी। वैसे तो हवाई अड्डा भी बहुत नजदीक है, अब सब्जियों का भी पोर्ट वो अलग से बनने वाला है। तो इसलिए दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे है, ये तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सड़क का मार्ग है। साथ में है रेलवे का वेस्टर्न डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, ये है रेलवे का। उससे पहले जो मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, सोना के बगल से निकल रहा है, जिसका भी पिछले दिनों में नितिन गडकरी जी स्वयं उसका जो देखने के लिए आए थे कैसा काम चल रहा, मैं स्वयं वहां गया था। गुरुग्राम अलवर रोड, इसका भी
क्योंकि अलवर के बाद राजस्थान की तरफ निकलने के लिए उस रोड का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये 5 जो हाईवे हैं कनेक्टिविटी के, इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड ये अच्छा हो तो उस इलाके का विकास उद्योग के लोग बहुत करते हैं, रोजगार बहुत मिलता है। तो इस इलाके के आदमियों को रोजगार के लिए कहीं दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। वैसे तो इस रोजगार के लिए नई नई योजनाएं हम बना रहे हैं। हमने एक पोर्टल चलाया है अभी, परिवार पहचान पत्र। जैसे मैंने बताया कि मेरा 2.5 करोड़ हरियाणा का जो परिवार है, मेरा अपना परिवार है, इस परिवार में किस की हालत ठीक नहीं है उसको मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं। मैंने हर एक परिवार की रजिस्ट्रेशन कराई है, परिवार पहचान पत्र। 64 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसमें किस परिवार में कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी जरूरत क्या है, सब हिसाब किताब लगाने के बाद आय के हिसाब से वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले वो परिवार हमने छांटे हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय, सालाना आय सिर्फ 1 लाख रुपया साल अर्थात महीने की 8,000 रुपया इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे परिवारों को सबसे पहले छांट रहे हैं ताकि इनको हम कोई काम करा सके। इनके घर में तो पशु बांध देंगे तब भी अपना दूध निकाल करके डेयरी पर बेच देंगे तो अपना 15-20 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। छोटी दुकान कर सकते हैं, छोटा उद्योग लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसको बढ़ा सकते हैं। खेती में, किसान में अतिरिक्त आय के लिए कोई मधुमक्खी पालन है, कोई पशुपालन है, कहीं मछली पालन है, कहीं फलों की, फूलों की खेती है। ऐसे अलग अलग प्रकार से उनके आय के साधन बढ़े। आज मैंने देखा कि सोना विधानसभा में 38,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से नीचे है। 38,000 परिवार। और मैं वादा करता हूं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर इन 38,000 परिवारों में किसी न किसी अधिकारी का किसी स्कीम को लेकर जाना हो जाएगा। ये 40 स्कीमें हैं, कोई छाट लो, लोन लेके देते हैं, इंडस्ट्री लगवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, डिपो खुलवाते हैं, जो काम देना पड़ेगा उसको देंगे। ये 38,000 परिवार, इनको हम 1,80,000 की आमदन करने की गारंटी देता हूं। आप लोगों को लिस्टें पहुंच जाएंगी गांव गांव के कि आपके गांव में गरीब आदमी कौन है, और उस लेवल का कोई आदमी लिस्ट में ना आया तो आप बता देना कि इस 38,000 में हमारे गांव के 50 परिवार आपने गिने हैं, 5 और भी हैं, हम उनको भी जोड़ देंगे। पहचान तो आपने करनी। तो इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इसका नाम है, इस पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हम लोगों ने जो सेवाएं, योजनाएं जो चलाई है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने हम जो हमारी पीठ थपथपा के गए हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर रोक, जितनी चीजें ऑनलाइन करने की हो सकती है उन्हें की है। चाहे वो ई रजिस्ट्री है, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चीजें देनी है, चाहे राशन की दुकान पीडीएस के माध्यम से। नहीं तो राशन की दुकानों पर गरीब आदमी को राशन मिलता नहीं था, कहते तुम्हारा तो पिछले महीने का खत्म हो गया। अब पिछले महीने का राशन भी बचा है तो आपको अगले महीने मिल जाएगा, आपके खाते में चढ़ा रहेगा, वो उसको कोई खा नहीं सकता। तो इस नाते से हमने जो मेरिट पर नौकरियां देनी शुरू की, मिशन मेरिट जिसको कहा। पहले क्या होता था, लोग जैसे पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या, लोग पैसे लेकर के नौकरियां खरीदते थे। पिताजी को कहते थे मेरा 1 किला बेच के बाबू पीछे दे नौकरी, रिश्वत दे के आनी। मां को कहते थे तुम बेच दो और मुझे पैसे दे दो। सारे बच्चे फ्री में लग रहे कि अब ये डंडूर गांव, इलाहाबाद, कल ही मेरे पास समाचार आया, वो लोग नाच रहे हैं डंडूर गांव। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में 48 नौकरियां लगी इन 7 साल के अंदर फ्री, आराम से आराम। तो मैं बता रहा हूं आपकी बात मैं बता रहा हूं, बोलो ना, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए लोग भीड़ लगाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, सीएम के घर पर, सीएम के ऑफिस में, मंत्रियों के घर पर, मंत्रियों के ऑफिस में भीड़ होती थी। हमने क्यों आते हैं कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आते हैं। 25 नवंबर 2014 को ही इस समस्या का हल निकाल दिया। हमने कहा सीएम विंडो बनाते हैं कंप्यूटर की, ऑनलाइन आप अपना लोड कर दो, जगह जगह सीएम विंडो, जहां तहसील का ऑफिस है, जिले का ऑफिस है, वहां दे दो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और हर विभाग की समस्याएं इसमें पहुंचती हैं। कोई भीड़ लगती है मूलचंद जी शर्मा? आपके भीड़ आती है? नहीं आती। ना ट्रांसफर वाले आते
वाले हैं, ना नौकरी लगवाने वाले हैं, ना समस्या को लेके आते हैं। एक द्वंद्व हमारे कुछ लोग पैदा कर देते हैं कि भाई इसी कारण से लोग आते थे, अब लोग आते नहीं है, तो फिर हमें कौन पूछेगा। मैंने कभी हम इसलिए थोड़े ही करते हैं, लोग आए, वो पूछे, अपनी समस्या बताएं, किसी का हो ना हो, फिर हम करें, एहसान दिखाएं। ये कौन सी सेवा है? ये कोई सेवा नहीं है। सेवा समर्पण त्याग का मतलब यह है कि हम बिना किसी को आए हुए, बिना तकलीफ दिए हुए ये पता कर लें कि उसकी समस्या क्या है, समस्या हल करके उसके टेलीफोन पर बता दें कि समस्या का हल हो गया। आज आपने अपने मानो निशानदेही कोई करानी है, निशानदेही के लिए अब तहसील के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दीजिए कि मेरी निशानदेही मैंने करानी है। तहसीलदार 2 दिन के बाद अपने आप आदमी भेज देगा और आपको बुला के कहेगा ये निशानदेही हो गई और उसके लिए आपको काम हो जाएगा। क्यों चक्कर कटवाने हैं? लोगों का पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, उनके परेशानी भी होती है और काम फिर भी भरोसा नहीं होता कि नहीं होता है। आज सुनिश्चितता है, एक बार किसी ने कुछ दर्ज कर दिया तो उसके ऊपर 10 प्रकार की नजरें होती हैं। ये काम बताया था 15 दिन पहले, हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ।